हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, आप लोग को पता ही है। और इसमें 4 लेक्चर हो चुका है हम लोग का और 5वां लेक्चर में प्रवेश कर चुके हैं। अभी तक क्या पढ़े हैं? सिंपल पढ़े हैं। शुरू में बॉन्ड का डिफिनीशन बताए, बॉन्ड का क्लासिफिकेशन हम लोग देखे। उसके बाद आयनिक बॉन्ड पढ़े, उसमें आयनिक बॉन्ड पढ़े, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है उसका प्रॉपर्टी बताया आयनिक कंपाउंड का। उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाए, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाए जिसमें सिंगल कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट, ट्रिपल, उसमें कोवैलेंसी का कंसेप्ट सिखाए। अब देखिए बच्चों, हम पिछले इसके जो लास्ट 4th वीडियो था उसमें हम लोग चर्चा किए थे, कि बताए थे कि अगर कोई एलिमेंट सेकेंड पीरियड का होगा, जो एलिमेंट सेकेंड पीरियड का होगा, हम एक स्टेटमेंट लिखवाए थे कि उसका मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो सकता है। यानी द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड फॉर मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स। मतलब सेकेंड पीरियड का एलिमेंट 4 बॉन्ड से ज्यादा कभी नहीं बना सकता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट यानी लास्ट में आएगा सेकेंड सेल, सेकेंड सेल में एस और पी आएगा, 2s और 2p आएगा। जानते हैं आप एस ऑर्बिटल की संख्या 1 होता है, पी ऑर्बिटल का संख्या 3 होता है, तो 3 1 4। जितने ऑर्बिटल उतने बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है। और ये भी हम लोग जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ये भी कंसेप्ट सिखाए थे कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी रखता है कोई भी एटम। तो अब हम लोग देखते हैं कि बच्चों, जब एलिमेंट 3rd पीरियड का हो चाहे 4th पीरियड का हो, तो वहां क्या सिचुएशन होगा। हम बताए थे कि वह एलिमेंट जिसके आउटर सेल में वैकेंट ऑर्बिटल हो वह वेरिएबल कोवैलेंसी शो करेगा। क्या शो करेगा? वेरिएबल कोवैलेंसी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेरिएबल कोवैलेंसी? मतलब वह बॉन्ड बनाने का उसका जो कैपेसिटी होगा वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। हो सकता है 3 भी बना रहा है कोई एटम, नेक्स्ट अलग सिचुएशन में 4 भी बना ले, 5 भी बना ले। तो जो 3rd पीरियड का एलिमेंट है या चाहे 3rd के बाद वाला 4th 5 वाला, वो क्या करता है कि वो 4 बॉन्ड से ज्यादा भी बना लेता है। क्यों? क्योंकि उसके आउटर सेल में वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल कोवैलेंसी देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें देखेंगे। तो ये 2-3 लाइन लिखा हुआ है जो कि बहुत सिंपल है। हम वही लिखा है जो बोले हैं कि एटम्स विच है वैकेंट ऑर्बिटल इन देयर वैलेंस सेल सो वेरिएबल कोवैलेंसी। ये लाइन हो गया, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ये वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए उसके वैलेंस सेल में। अब कह रहा है इन एक्साइटेड स्टेट, ये आ रहा है इन एक्साइटेड स्टेट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिकम्स अनपेयर्ड। कह रहा है कि जो एक्साइटेड स्टेट होगा उसमें जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या बन जाता है? अनपेयर्ड। आप जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट में जो पढ़ाए हैं पेयर्ड अनपेयर्ड, उसमें हम लोग निकालना भी सीखे हैं। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है, हम इसको तोड़ देंगे, अलग अलग कर देंगे तो एक सिंगल हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? अनपेयर्ड बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है बच्चों कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल ऑफ सेम सेल। मतलब एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जैसे आप जानते हैं ना कि एक सेल के अंदर बहुत सारे सब सेल हो सकते हैं, चाहे उसको बोले डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल हो सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर करवाते हैं तो वही इलेक्ट्रॉन जनरली ट्रांसफर करता है जो सेम सेल का हो। क्यों? क्योंकि अगर सेल का डिफरेंस होगा ना बच्चों तो एनर्जी गैप ज्यादा आएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट में हम E1 E2 एनर्जी वहां निकाले थे। तो जैसे इस अलग अलग सेल का एनर्जी अलग अलग होता है, तो मान लिया जाए कि सेकेंड सेल इलेक्ट्रॉन को अगर 3rd सेल में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आपको ज्यादा एनर्जी का रिक्वायर्ड होगा। इसीलिए डिफरेंट सेल का डिफरेंट सेल में इलेक्ट्रॉन जनरली नहीं ट्रांसफर करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं सेम सेल मतलब सेम सेल में
ऑर्बिटल चेंज कर देते हैं। मान लीजिए एस ऑर्बिटल का चल गया पी ऑर्बिटल में, चाहे मान लीजिए पी ऑर्बिटल टोटल कितना होता है 3, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो ऐसा हो सकता है कि पी एक्स वाला को भेज दिए पी वाई में, तो ये चीज सिचुएशन होता है। और एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड प्रोमोशनल एनर्जी। प्रोमोट करना नहीं कहता है कि वो हमको प्रोमोट कर रहा है। प्रोमोट किसी को, प्रोमोशन का मतलब क्या होता है? प्रोमोशन का मतलब आप जानते हैं, कोई बोलता है कि मेरा प्रोमोशन हो गया, मतलब पहले से वो क्या हो गया, पहले से उसका जो पदवी है बढ़ गया। तो प्रोमोशन समझ रहे हैं कि नीचे से अब वो ऊपर जा रहा है, पहले नीचे काम करता था कि अब वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तब प्रोमोशन का मतलब यही हुआ। तो बोलने से तो नहीं होगा, हम लोग पहले इसको समझते हैं। तो जैसे बच्चों हम लेते हैं, अगर मान लिया जाए कि हम 2 एलिमेंट यहाँ कंसीडर करते हैं, जरा समझिएगा। एक नाइट्रोजन लिए और साथ ही साथ एक फॉस्फोरस ले रहे हैं। तो देखिए नाइट्रोजन का 7 होता है तो 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p3 होता है। एस में फुलफिल भरा हुआ है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। पी टोटल 3 होता है, टोटल पी 3 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 हुंस रूल है, एकक इलेक्ट्रॉन। यहाँ बोलेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 3। तो यहां पर बोलेंगे कि नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, नॉर्मली 3। अब क्या पूछा जाए कि इसमें एक्साइटेड स्टेट होगा, एक्साइटेड स्टेट, तो बोलेंगे कि नॉट पॉसिबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। तो यहां पर जैसे इस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड था, ठीक है। अगर हम चाहते कि इसको अनपेयर्ड वाला है, तो भाई सेकेंड सेल में तो यही 4 ऑर्बिटल है, एक एस है और एक क्या है, पी है। तो अब यहां पर कोई पी तो खाली है नहीं, इसलिए इसका एक्साइटेशन नहीं होगा। एक्साइटेशन में क्या होता है बच्चों कि पेयर्ड को अनपेयर्ड बनाते हैं। तो खाली रहेगा तब ना बोलिएगा कि इसमें डाल दीजिए, तो इसमें डालेंगे तो यहाँ भी तो पेयर्ड हो जाएगा बच्चों, तो उससे क्या फायदा होगा, एनर्जी भी मेरा खर्च हो जाएगा और फायदा भी नहीं होगा। अभी भी अनपेयर्ड वहीं रहेगा, 3 ही रहेगा। तो नाइट्रोजन के केस में एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन क्या है कि इसके आउटर सेल में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन वैलेंस सेल। आगे लिख सकते हैं इन वैलेंस सेल, ठीक है। अब देखें जरा फास्फोरस का बात करते हैं हम लोग, फास्फोरस वाला समझने का कोशिश करते हैं। ए 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s2 होगा, 3p3 होगा। एस के नीचे आप एक बॉक्स बनाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 बॉक्स बनेगा इसमें, 1 2 1 2 3। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, कितना है, 3 है। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट वाला। ग्राउंड स्टेट कहने का मतलब साधारण मनुष्य ग्राउंड पर आता है, प्रतिदिन चलता है और जमीन पर। अब मान लिया जाए उसको यंत्र द्वारा हवा में उड़ा दिया जाए, उसमें बैलून बांध दिया जाए बहुत बड़ा, मनुष्य हवा में उड़ने लगा। बहुत सारा देखिएगा वीडियो में पतंगे के साथ लोग उड़ाते हुए उड़ जाता है। तो अब उसको क्या बोलिएगा कि ग्राउंड पर है, नहीं, वो एक्साइटेड मतलब उसका अवस्था चेंज हो गया है, उत्तेजित हो गया है। तो ए इलेक्ट्रॉन का नॉर्मल जो हम लोग लिखते हैं एक ग्राउंड स्टेट है, और ग्राउंड स्टेट में इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है। तो इसीलिए यहां पर इसका बोलिएगा कि इसका कोवैलेंसी, नॉर्मल कोवैलेंसी कितना है, 3 है। वर्ड को ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल कोवैलेंसी ग्राउंड स्टेट में कितना है, 3 है, और यहां भी कोवैलेंसी कितना है, 3 है।
कोवैलेंसी 3 है, यानी नाइट्रोजन का वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3 बॉन्ड बनाएगा। तो इसलिए नाइट्रोजन एक कंपाउंड बनाता है जिसको बोलेंगे NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। चूंकि आप जानते हैं कि क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 बनाएगा। एक नाइट्रोजन अकेले कितना बनाएगा? 3 बनाएगा। तो NCl3 बना लिया। यहां भी देखें कि इसका नॉर्मल कोवैलेंसी 3 है, तो यहां पर ए बना लेगा PCl3। क्या बना लेगा? PCl3, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। लेकिन एक चीज यहां देखने वाली बात है बच्चों कि फॉस्फोरस के लास्ट में कौन आया है? थर्ड सेल आया है। कौन सेल आया है? थर्ड सेल आया है। आप जानते हैं कि 3s3p और 3d भी होता है। आप जानते हैं कि जो d ऑर्बिटल बोलिए चाहे सबसेल बोलिए, वो थर्ड सेल से स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर 3d तो वैकेंट है, यहां पर 3d क्या है? वैकेंट है। हम 3d नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ऐसे समझिएगा, देखिएगा, लॉज में रहते, जैसे लड़का लोग लॉज में रहता है, हॉस्टल में रहता है, तो आप जाइएगा लॉज में चाहे हॉस्टल में चाहे होटल में कहीं भी ठहरने के लिए, तो बहुत सारा रूम खाली रहता है लेकिन उसमें ताला मारा रहता हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका ज़रूरत नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही नया लोग जाता है और मान लीजिए रूम धीरे धीरे लगते जाता है, तो आपको दिखाएगा कि देखिए ये वाला खाली है, गेट खोल के दिखाएगा। ये नहीं कहेगा ताला मारा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कहेगा कि नहीं रूम नहीं है। रूम खाली है लेकिन उसमें ताला मारा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका अभी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कोई नया रेंटर आता है तो दिखाएगा खोल कर कि देखिए ये रूम है। तो चूंकि यहाँ हम 3D नहीं लिखते हैं, क्यों? क्योंकि हमको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर फास्फोरस से पूछा जाए कि क्या भाई ऑर्बिटल खाली है वैलेंस शेल में, बोलेगा जरूर खाली है, 3D खाली है। तो 3D खाली है तो यहाँ वाला एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। एस में कितना है? 2। तो इसको एक्साइट करके कहाँ ले जाइएगा? 3D में। अब कोई बोलेगा कि सर 3p में क्यों नहीं ले जाएंगे? चूंकि भाई p ऑर्बिटल 3 होता है, 1 2 3, तो तीनों में एकक है। हमको तो अनपेयर्ड बनाना है, पेयर्ड नहीं बनाना है। हम अगर पेयर्ड जोड़ा को तोड़ रहे हैं तो हमको उसको सिंगल में कन्वर्ट करना है। अब अगर एस वाला उठा के पी में रख देंगे तो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉसिबल है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? देखिएगा इधर वाला सेम रहेगा 1s2 2s2 2p6। एस वाला एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा डी में, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। सवाल में ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, पूछता ही है कि फास्फोरस का आउटर कॉन्फ़िगरेशन बताइए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। फास्फोरस का अगर आउटर केवल कुछ नहीं लिखा सवाल में, सुनिएगा, सवाल में केवल ये पूछा गया कि बताइए फास्फोरस का आउटर कॉन्फ़िगरेशन, चाहे फास्फोरस के आउटर सेल में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम क्या बोलेंगे? 3। लेकिन अगर सवाल में मेंशन कर दिया क्या कि बताइए कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में फास्फोरस का कोवैलेंसी कितना होगा, चाहे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो हमको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या हो रहा है बच्चों? 3s वाला किस में चला गया? 3D में। अब देखिए एस के नीचे आप एक बॉक्स बनाएंगे, पी के नीचे हमेशा 3 बॉक्स बनाएंगे, शुरू में सिखाया गया है। डी के नीचे हमेशा 5 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 2 5। एस में 1 दीजिएगा, पी में 1 2 3 दीजिएगा, 1 डी में आ गया। अब जरा बताइएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5 हो गया, एक 5 अनपेयर्ड हो गया। तो यहां पर अगर कोवैलेंसी पूछे, यहां पर कोवैलेंसी तो होगा 5। इसीलिए फास्फोरस PCl5 भी बनाता है, फास्फोरस PCl5 भी बनाता है। तो ये बोर्ड क्या बहुत फेमस बोर्ड के लिए ये सब फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आता है व्हाई
PCl5 एग्जिस्ट बट नॉट NCl5। हम बोले कि PCl5 बनेगा, लेकिन कोई पूछे कि क्या NCl5 बनेगा, बोलिएगा नहीं। ये फेमस क्वेश्चन है और कंपटीशन में भी इसको पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। ये सरसा रीजन में भी डाल सकता है, ये सरसा रीजन में डाल सकता है कि फास्फोरस फॉर्म पेंटाक्लोराइड, ये दे दिया क्या ये सरसन में, और रीजन में पूछ दिया सेंस फास्फोरस एज वैकेंट डी ऑर्बिटल इन देयर वैलेंस शेल, तब तो रीजन भी सही है, यानी ये सरसन भी सही है, रीजन भी सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है। तो NCl5 नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है आउटर सेल में। PCl5 बनेगा क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो ये यानी बोलेंगे कि फास्फोरस वेरिएबल कोवैलेंसी शो कर रहा है। फास्फोरस 3 भी बॉन्ड बना सकता है, 5 भी बना सकता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बना रहे हैं, अगर पूछा जाए फास्फोरस का बच्चों मैक्सिमम कोवैलेंसी, मैक्सिमम कोवैलेंसी, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ फास्फोरस, तो आप बोलिएगा 6। ये याद रखिएगा कंपटीशन के लिए, यानी फास्फोरस PCl6 माइनस भी बना लेता है। अब ये बोलिएगा ये कैसे होगा? तो जैसे देखिए फास्फोरस के पास अभी डी और खाली है, डी और खाली है, 1 2 3 4। तो अगर कोई व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि क्या आप एक घर दे सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन हम ही देंगे, क्योंकि देखिए इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 5, तो ये किसी 5 से साझा तो कर लेगा। लेकिन अगर कोई छठा व्यक्ति आएगा तो ये क्या बोलेगा, देखो मेरे पास घर तो ऑर्बिटल तो खाली है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कोई व्यक्ति अगर आए, कोई दूसरा एटम, इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे इसमें, तो ये बन जाएगा PCl6 माइनस, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि फास्फोरस का अगर मैक्सिमम कोवैलेंसी पूछे थे 6, नॉर्मल कोवैलेंसी ग्राउंड स्टेट में कितना होगा 10, एक्साइटेड स्टेट में कितना होगा 5, यानी फास्फोरस PCl5 भी बना सकता है, PCl6 माइनस भी, PCl3, नाइट्रोजन केवल NCl3 बनाएगा, NCl5 नहीं बनाएगा। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और हम लोग एग्जाम्पल वेरिएबल कोवैलेंसी का लेते हैं, तो जरा देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन का अगर ले हम, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 1s2 2s2 2p4, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 p 3 ऑर्बिटल है, तो सबसे पहले एकक भरेंगे और जोड़ा लगाएंगे। बोलिएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, इसलिए नॉर्मली हम जानते हैं कि ये 2 बॉन्ड बनाता भी है, क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ऑक्टेट करने के लिए कितना बॉन्ड बनाएगा 2। तो ये मान लिया एक कंपाउंड बना लिया OF2 फ्लोरीन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो फ्लोरीन मैक्सिमम एक बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए बच्चों ऑक्सीजन का फैमिली के ही इसी ग्रुप का सल्फर है जिसका 16 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ये है। यहाँ भी वही सिचुएशन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, p के लिए 3 बॉक्स बनाएंगे, तो 1 2 3 4, लेकिन 3D क्या है वैकेंट है, 3D क्या है वैकेंट है। एक कौन सा सिचुएशन हो गया ग्राउंड स्टेट, GS ग्राउंड स्टेट, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या बोलिएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो इसीलिए ये भी बना लेता है SF2, क्या बना लेता है बच्चों SF2, 2 यहाँ बॉन्ड बनाएगा। लेकिन चूंकि 3D खाली है,
तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम सेल का एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा। तो जरा देखिएगा बच्चों, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखिएगा p में पेयर्ड है तो पहले d के पास p है तो पहले p का एक इलेक्ट्रॉन d में भेजेंगे, ऐसा नहीं कि s वाला भेज देंगे, नहीं, वो जैसे है उसी तरह भेजेंगे। p में भी एक पेयर्ड है तो पहले p का एक भेजेंगे तो p में 3 बजेगा, d में एक जाएगा 3d1। s के नीचे अभी भी एक बॉक्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। p के नीचे बच्चों बनाइएगा कितना, 3 बॉक्स 3 इलेक्ट्रॉन। d के नीचे 5 बॉक्स बनाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। अब देख लीजिए बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके आ गया 4। क्या आ गया, 4। तो यहां पर सल्फर 4 बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए SF4 भी होता है, SF4 भी होता है। अभी भी चूंकि थर्ड सेल में sp_d है तो अभी भी s में पेयर्ड है, s में क्या है, पेयर्ड है, यानी अभी भी s वाला इलेक्ट्रॉन d में भेज सकते हैं क्योंकि d तो अभी भी खाली है, d टोटल 5 होता है। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट 1s2 2s2 2p6, s वाला भेज रहे हैं d में भेजेंगे तो 3d2 हो जाएगा, 3d2। s के नीचे बॉक्स बनाइएगा, अब एक बचा बच्चों, p के नीचे 3 बॉक्स बनाइए, सब में एकक डालिए, d के नीचे बनाइए टोटल 1 2 3 4 5 बॉक्स, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 6, इसलिए सल्फर SF6 भी बनाता है। देख रहे हैं वेरिएबल कोवैलेंसी, सल्फर 2 भी कोवैलेंसी शो कर सकता है, 4 भी शो कर सकता है, 6 भी शो कर सकता है। व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन दियर वैलेंस शेल चाहे आउटर शेल। लेकिन ऑक्सीजन OF2 बनाता है, क्या पूछेगा कि OF4 बनाएगा, नहीं बनाएगा, OF6 बनाएगा, नहीं बनाएगा। क्लियर है, तो ये है वेरिएबल कोवैलेंसी। तो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, व्हाई SF6 एग्जिस्ट बट OF6 डज नॉट एग्जिस्ट, चाहे SF4 एग्जिस्ट बट OF4 डज नॉट एग्जिस्ट। तो यही सिचुएशन है, क्योंकि ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का है तो इसमें आउटर सेल में कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, यहाँ ऑर्बिटल खाली है, इसलिए ऐसा सिचुएशन हो रहा है। अब आप लोग एक एग्जाम्पल कर लीजिएगा, क्लोरीन का वेरिएबल कोवैलेंसी क्या क्या होता है बना लीजिएगा। क्लोरीन का वेरिएबल कोवैलेंसी, इसका वेरिएबल कोवैलेंसी क्या क्या होता है बना लीजिएगा। हम लिख देते हैं 1 3 5 7 होता है, आप निकाल के देखिएगा इसी तरह से। ये इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट एक्साइटेड एक ग्राउंड स्टेट में होगा, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा, ये सेकेंड में होगा और ये क्या होगा, थर्ड में। तो क्लोरीन में थर्ड एक्साइटेड स्टेट तक जाएंगे तो मैक्सिमम 7 बॉन्ड आएगा। यही कारण है कि क्लोरीन टोटल 7 बॉन्ड भी बना सकता है। मैक्सिमम कितना क्लोरीन बॉन्ड बनाता है, 7 बॉन्ड। ये हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे, स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं तो जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर खींचेंगे तो हम लोग देखेंगे कि सल्फर 6 बॉन्ड भी बना लेगा, 4 भी बना लेगा, क्लोरीन 1 भी बनाएगा, 3 भी बनाएगा, 5 भी बनाएगा, 7 भी बनाएगा, लेकिन ऑक्सीजन नॉर्मली 2 बनाएगा। 3 बनाता है उस केस में ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज आना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे अगर हम ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव है बच्चों, यानी वो कि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो यहाँ वाला 1 चला गया तो अनपेयर्ड कितना बचेगा, 3। तो अब कितना बॉन्ड बना लेगा, 3। समझ में आ रहा है। मान लीजिए 1 प्लस आया तो 1 इलेक्ट्रॉन तो घटाइएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन तो आउटर सेल से जाएगा तो 1 चला जाएगा तो यहाँ अनपेयर्ड कितना बचेगा, 3। तो ऑक्सीजन पर जब प्लस हो तो 1 एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकता है, लेकिन उसके लिए क्या लाना पड़ेगा, + 4। तो वेरिएबल कोवैलेंसी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए,
बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में इसका जरूरत आएगा। तो वेरिएबल कोवैलेंसी क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ लेंगे ना, तब हम लोग लुईस स्ट्रक्चर डॉट खींचेंगे, बहुत सारा कंपाउंड का स्ट्रक्चर खींचेंगे, तब हम लोग देख लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आइए देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो समझ लेते हैं, उसके बाद हम डिफिनेशन लिख देंगे चाहे बोल देंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखिए बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई नया बॉन्ड नहीं है, शायद पहले भी बोले होंगे किसी लेक्चर में कभी न कभी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड कोवैलेंट बॉन्ड? In covalent bond, mutual sharing takes place between two atoms. Yeah, in other way, we say that equal sharing takes place between two atoms. But in coordinate bond, unequal sharing takes place between two atoms. That is, in covalent bond, if a single covalent bond is formed between two atoms, then each atom shared one electron. But in coordinate bond, that is to form a coordinate bond between two atoms, only one atom shared its pair of electrons. समझते हैं? बोलिएगा, खाली अंग्रेजी झाड़ रहा है मास्टर। हम बोले कि बच्चों हम पढ़ाए हैं, जरा समझना कि अगर कोऑर्डिनेट एक कोवैलेंट बॉन्ड बनना है, पहले देखो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं साथ ही। कोवैलेंट बॉन्ड बनाए थे हम लोग सिंगल कोवैलेंट, तो हम बोले थे कि एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का लेंगे और दोनों को शेयरिंग होगा, इक्वल शेयरिंग बोलते हैं। एक बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो इसीलिए 2 एटम है, तो अगर कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे तो दोनों एक शेयर करेगा। लेकिन बस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डिफरेंस क्या है कि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का तो शेयरिंग होगा, लेकिन केवल एक ही एटम शेयर करेगा, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है कि एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, एक एटम अपना खाली ऑर्बिटल रखेगा और यह दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर देगा उसके खाली ऑर्बिटल में और दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता क्या है कि एक एटम ऐसा हो बच्चों, एक एटम ऐसा हो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, एक एटम ऐसा हो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। जैसे एटम ए लिए, जरा समझिएगा, तो इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। एक एटम ऐसा है बच्चों जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा कि ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा एरो से, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि ये एरो को हटा के आप कोवैलेंट बॉन्ड बना दीजिए, जो दिया उस पर प्लस लिख दीजिए और जो लिया उस पर एक माइनस दे दिए। तो देख रहे हैं ओवरऑल कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा वही बनेगा जब कोई ये किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा एटम हो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और उस पर कम से कम एटलीस्ट 1 लोन पेयर अवेलेबल होना चाहिए। लोन पेयर समझाए थे, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अगर किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है और उस पर लोन पेयर है तो किसी को डोनेट कर सकता है, हेल्प कर सकता है कि अगर किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो बोलेगा कि लो भाई तुम ले लो, डोनेट कर देगा। अब जो डोनेट करता है बच्चों उसको बोलते हैं डोनर, और जो लेते हैं एक्सेप्टर। ये तो संसार का नियम है, देने वाला दानी, लेने वाला भिखारी। तो यही चीज है, ये डोनर है एक्सेप्टर।
ये डोनर हो गया और ये क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया। तो यही तो है। इसका एक नाम है डेटिव बॉन्ड भी, इसका एक नाम क्या है, डेटिव बॉन्ड ही। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ज्यादा परेशानी नहीं होना है। एक एटम के पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता हो। एक ऐसा एटम हो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ये तो संसार का नियम है कि पहले अपना पेट भरा रहेगा तभी न दूसरे को देगा। सब तो हरिश्चंद्र नहीं ना हो सकता है बच्चों। वो 100 गो में एक मिलता है। लोग कभी कभी संसार पृथ्वी पर आते हैं कि अपने भूखे रहकर दूसरों को खिलाते हैं, नहीं तो मैक्सिमम लोग यही होता है कि अपने पास है तब तो दूसरे को डोनेट करेंगे। तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो और उसके पास लोन पेयर अवेलेबल हो तब वह डोनेट कर सकता है, वैसे एटम के जिसका ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यही है, इसमें और कुछ नहीं है। तो आइए अब इसका हम डिफिनीशन लिख देते हैं। देखिए जो बोले थे बच्चों उसको लिख दिए हैं, टाइम बचाने के लिए ये किया जाता है। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच अनइक्वल शेयरिंग टेक्स प्लेस। ये वाला इंपॉर्टेंट है, अनइक्वल शेयरिंग वाला ध्यान रखिएगा। अनइक्वल शेयरिंग, ये अनइक्वल शेयरिंग इसमें हो रहा है, अनइक्वल शेयरिंग। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय ए सिंगल एटम। अभी बोले कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर होगा एक ही एटम शेयर करेगा। उसके बाद बोले कि द एटम व्हिच डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर। अब ये बताए हैं कि जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसको क्या बोलेंगे, डोनर। और व्हिच एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड क्या, एक्सेप्टर। स्वाभाविक बात है। उसके बाद डोनर एटम हैज एटलीस्ट वन लोन पेयर विथ कंप्लीट ऑक्टेट। अब ये समझाए हैं कि देगा कोई तब तो जब उसके पास खुद का हो, खुद का कमी है तो दूसरे के कैसे देगा। तो उसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए और उसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। और जो लेगा तो उसका स्वाभाविक है कि इनकम्प्लीट है। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो कहाँ से लीजिएगा, जरूरत ही नहीं है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑर्बिटल कंप्लीट है, ऑर्बिटल खाली ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रखिएगा, नहीं लीजिएगा। तो वही चीज है। और इसको बोलो कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। तो इसका भी एक सिंपल एग्जांपल जिसे लिए थे बच्चों बता रहे थे। अगर ये ए है, इसके पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ये बी है, इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है। और ये वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। तो ये इसको डोनेट करेगा। तो यही बन रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सिंगल बॉन्ड बी, ए पर देंगे प्लस और बी पर देंगे माइनस। तो देखिए कोऑर्डिनेट किस में बदल गया, कोवैलेंट बॉन्ड में। किस में बदल गया, कोवैलेंट बॉन्ड में। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए बच्चों, ये मेरे पास अमोनिया है और BF3 मॉलिक्यूल है। जरा देखिएगा इसका सिचुएशन। अमोनिया में आप जानते हैं बच्चों, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तीनों हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 3 बॉन्ड बनाएगा तो 2 बचेगा, यानी पेयर ऑफ एक लोन पेयर बचेगा। क्लियर हो रहा है जी। हाइड्रोजन तो हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है क्योंकि वो डुएट पूरा करता है। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो 3 बॉन्ड बना लिया नाइट्रोजन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर बचा। बच्चों बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3, तो 3 फ्लोरीन से एक बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया। बोरॉन के आउटर सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड बनाएगा। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। जैसे हम पूछे कि इस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो है 2। इसमें कितना, 2, तो 2। तो बोरॉन को अभी, बोरॉन के अराउंड कितना इलेक्ट्रॉन आपको अभी यहाँ काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6। नाइट्रोजन के अराउंड काउंट करेंगे तो 2, 2 4, 2 6, 2 8। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, बोरॉन का इनकम्प्लीट है।
बोरॉन बोला नाइट्रोजन तुम्हारे पास भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन है, अभी कोई काम नहीं कर रहा, हमको डोनेट कर दो। ये बोला लो भाई कोई दिक्कत नहीं, संसार में मदद करना चाहिए, तो ये डोनेट कर दिया। तो आ गया बन गया बॉन्ड, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर इसको हम हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो कुछ नहीं, अब इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, H3N से बन जाएगा BF3, N पर प्लस और इस पे माइनस। क्लियर हुआ? एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, जैसे NH3, अभी अमोनिया लिखे NH3 है, ये NH3 है, NH3 है, इसके पास क्या है लोन पेयर, इसके पास भटकते हुआ आ गया H+। नाइट्रोजन को देखकर दया आ जाएगा, क्यों? बोलेगा हाइड्रोजन उधर से रोते आया, क्यों? क्योंकि भाई रे मेरे पास तो एक ही था और कोई एक हमसे झपट्टा मार के ले गया, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट है, सबसे कमजोर व्यक्ति है, तो कोई वो भी छीन के ले गया। तो हाइड्रोजन को कितना का जरूरत हो गया? 2, क्योंकि हाइड्रोजन 2 ही लेना चाहता है, तो एक तो था लेकिन एक कोई लेके भाग गया। तब नाइट्रोजन बोला कोई बात नहीं, हम तुमको दे रहे हैं, तो ये नाइट्रोजन इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट कर देगा। या इसको हम लोग लिख सकते हैं, अभी सिखाएं कि NHH और इस नाइट्रोजन पर क्या आएगा? प्लस। नाइट्रोजन पर क्या आएगा? प्लस, और हाइड्रोजन पर क्या आएगा? माइनस। तो चूंकि बच्चों हाइड्रोजन पर पहले से प्लस है, तो फिर एक माइनस आएगा, तो क्या होगा? प्लस माइनस न्यूट्रल कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो बच गया बच्चों, ये अमोनियम आयन बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया? NH4+, इसी को बोलते हैं अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं? अमोनियम आयन। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है बच्चों, ऐसे भी लिखा जाएगा कहीं कहीं, इसको ब्रैकेट में डाल के इस पर प्लस डाल दिया, तो प्लस सेंट्रल एटम पर आ जाएगा। तो देख रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ये समझ में आया है ना? हम बोले कि ये लोन पेयर हाइड्रोजन को दिया, तो इस कोऑर्डिनेट को जब कोवैलेंट से, देख रहे हैं ना, यहाँ कोवैलेंट से डोनेट करेंगे, तो जो देगा उस पर क्या आएगा? प्लस, और जो लेगा उस पर क्या आएगा? माइनस। तो चूंकि जो ले रहा है, कौन ले रहा है? हाइड्रोजन। कौन ले रहा है? हाइड्रोजन। तो चूंकि हाइड्रोजन पर पहले से प्लस है, तो फिर एक माइनस जनरेट होगा, तो प्लस माइनस क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कहानी हो गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ बन रहा है? अब एक इस चीज में और देखिए जो कि स्ट्रक्चर में हम लोग को मदद करेगा, कि जैसे बच्चों ऐसे अगर लिखा हो, देखना जरा, कि अगर ऐसे ऐसे लिखते हैं ई कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ ए आएगा आगे, ई कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, और ई के बारे में बोल दिया जाए इट इज एलिमेंट, it is elements of third fourth period। अगर ई थर्ड फोर्थ का एलिमेंट हो, तो उस केस में क्या होगा कि इसको हम लोग, ये जो लिखा हुआ है यानी ई कोऑर्डिनेट बॉन्डो को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डबल बॉन्ड ओ। क्या लिख सकते हैं? ई डबल बॉन्ड ओ। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में मदद आएगा, हेल्प मिलेगा। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे ऐसे लिखा है पी कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, तो हम लोग इसके बदले में और क्या लिख सकते हैं? पी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे लिख सकते हैं। ये समझ में आएगा क्यों लिख सकते हैं? स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो, क्योंकि अभी बोले हैं ना कि जो फॉस्फोरस थर्ड पीरियड वाला, वो क्या करेगा? अपने कोवैलेंसी को एक्सपेंड करेगा, यानी कोवैलेंसी वेरिएबल कोवैलेंसी शो करेगा। तो इसीलिए अगर इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ रहा है, ई से ओ, ई से ओ, ये स्पेसिफिक है, वो स्पेसिफिक है। और ई जो एलिमेंट है, या तो थर्ड पीरियड का है, चाहे फोर्थ का है, फिफ्थ का है, सेकेंड का नहीं होना चाहिए। ई किसका नहीं होना चाहिए बच्चों? सेकेंड का, चाहे फर्स्ट का। फर्स्ट में तो 2 ही एलिमेंट है, तो उस केस में ई कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ को, ये जो ई कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ है, इसको हम लोग ई डबल बॉन्ड ओ लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल बनाए, पी कोऑर्डिनेट फॉस्फोरस यहाँ ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कौन आएगा? फॉस्फोरस आएगा, सल्फर आएगा, क्लोरीन आएगा।
तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड भी पढ़ लिए और क्या पढ़ लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे अगले क्लास से, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देखते हैं जितना हो सके मैक्सिमम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। क्योंकि बॉन्डिंग पढ़ते समय ना हम लोग बहुत चीज पढ़ लेते हैं, जो जैसे पी ब्लॉक में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पी ब्लॉक में खासकर सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर पी ब्लॉक में और कुछ डी ब्लॉक में है, सबसे ज्यादा पी ब्लॉक में। तो सारा स्ट्रक्चर हम लोग यही ड्रॉ कर लेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों ठीक है, इसमें इतना ही हम लोग कोऑर्डिनेट देख लिए, कोवैलेंट देख लिए, वेरिएबल कोवैलेंसी का कंसेप्ट बता दिए। अब अगले क्लास से हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, लुईस स्ट्रक्चर, जो कि सबसे सिंपल है। ऐसे उसके लिए फार्मूला बताया जाता है, एनसीईआरटी में भी दिया है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में भी देखेंगे, दोनों तरीका सीखेंगे। प्लस आपको थर्मल चार्ज कैसे शॉर्ट में निकालेंगे फार्मूला से, दोनों देखेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहें, शेयर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।